मित्रों नमस्कार। मैं अरुण प्रकाश बडोनी, कहानीकार गीतकार। आज मित्रों मैं छिंदवाड़ा में आया हूँ राजेश बोगड़ा जी के पास, जो शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और शिक्षा क्षेत्र में काम करते करते वे पूरे भारत में भ्रमण करते हैं। उससे विद्यालय में शिक्षकों को और जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत फायदा हो रहा है। तो उसी बारे में मैं यहाँ पे बात करूँगा। तो जीवन विद्या के रूप में ये प्रोग्राम प्रचलित है और मैं राजेश बोगड़ा जी से कहूँगा कि अब आप बताइए कि किस तरह से आप इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। नमस्कार सभी को। तो 2004 से मैं शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ा हूँ और शिक्षा के क्षेत्र में इस समय हम जिस फिलॉसफी को लेके आगे बढ़ रहे हैं उसको दर्शन के रूप में कहेंगे तो मध्यस्थ दर्शन पर आधारित वो शिक्षा की एक फिलॉसफी है। तो मध्यस्थ दर्शन कर्नाटक में एक व्यक्ति ए नागराज द्वारा एक संत हुए हैं, जो पारिवारिक रूप से जिन्होंने अपना जीवन एक पारिवारिक संत के रूप में बिताया और उन्होंने इस दुनिया को, इस धरती को दर्शन उन्होंने उद्घाटित किया, जिसको मध्यस्थ दर्शन के नाम से उन्होंने उसको सामने रखा। तो ये एक तरीके से भारतीय परंपरा में पहले भी दर्शन आए हैं, जिस लगभग 6-7 दर्शन भारत की परंपरा में आए हैं। उसी तरह से ये भी एक दर्शन अपने आप में एक संपूर्ण दर्शन है, जो इस पूरे अस्तित्व को और उस अस्तित्व में मानव की भूमिका को, मानव की जो स्थिति है उसको सामने रखता है। तो इस मध्यस्थ दर्शन का जो इंट्रोडक्शन शिविर होता है वो जीवन विद्या कहलाता है। तो उसको हम जीवन विद्या शिविर कहते हैं। और इस दर्शन की बाकी दर्शन क्या कहते हैं उसको अपन उस पर उतना विस्तार पे नहीं जाएंगे, पर ये दर्शन बाकी दर्शन के मुकाबले किस तरह से अलग बात कह रहा है। वो ये कह रहा है कि अभी तक मानव इस धरती पे जो है अपने को एक तरीके से सुख शांति पूर्वक जीने की एक प्रयास वो कर रहा है। और हजारों साल से मानव ने जो भी प्रयास किए हैं, जो भी उसने प्रयोग किए हैं, वो प्रयोग सिर्फ इसलिए किए हैं कि वो अपने जीवन में सुख शांति पूर्वक जी सके, इस अस्तित्व को समझ सके। बिल्कुल। तो इस अस्तित्व को समझने और सुख शांति पूर्वक जीने के अभी तक मानव जाति ने मोटे तौर पे देखेंगे तो 2 भाग में उसको बांट सकते हैं। तो अभी तक के जो 2 प्रयोग हुए हैं कि मानव सुख शांति पूर्वक जी सके और इस अस्तित्व को समझ सके, तो इसमें 2 बड़े प्रयोग हुए। एक प्रयोग को हम भौतिकवाद का नाम देते हैं या विज्ञानवाद का नाम दे सकते हैं, जो ये मानता है कि ये जो कुछ प्रत्यक्ष है, जो कुछ दिखाई दे रहा है शरीर के रूप में, वही सच, वही अस्तित्व है। और मानव का सुख शांति का इतना ही मतलब है कि उसकी भौतिक आवश्यकताएं जितना वो अधिकतम उपभोग कर सकता है, उसको वो सुख शांति का एक वो मानता है और पूरी दुनिया इसको फॉलो भी करती रही। एक दूसरी धारा है, वो ये कहती है कि इस अस्तित्व को बनाने वाला कोई है, जिसको ईश्वर, अल्लाह, गॉड बोलते हैं। और जो मानव की सुख शांति है, वो सुख शांति भौतिक में नहीं है, भौतिक सुखों में नहीं है, भौतिकवाद के उपभोग में नहीं है, बल्कि उस ईश्वर की भक्ति में। बिल्कुल, है ना। और उस भक्ति के लिए आपको ये संसार छोड़ना पड़ेगा। ये संसार के जितने भी भौतिकता के जो भी नियम है, जो भी भौतिकता के सुख सुविधाएं, वो सबको छोड़ना पड़ेगा। तो मोटे तौर पे देखेंगे तो एक भौतिकवाद ये बोल रहा है कि सुविधा संग्रह से सुख शांति आएगी, और एक तरह सुविधा संग्रह छोड़ के शांति आएगी। तो ईश्वर, हाँ, जो ईश्वरवादी जो दर्शन है या जो बाकी दर्शन है, वो ये कह रहे हैं कि सुख सुविधा को छोड़ करके, संसार को छोड़ करके शांति आई, सुख शांति आई। हाँ। और मानव जाति ने दोनों में ही प्रयोग करके देखा और बहुत सारे लोग इसमें लगे ही हैं। लेकिन दोनों में ये दिखाई दे रहा है कि दोनों में संपूर्ण मानव जाति हमेशा के लिए किसी एक सिस्टम में आ जाए कि हाँ, मेरी अगली पीढ़ी भी ऐसे ही जी पाएगी जैसा मैं जी पा रहा हूँ, ऐसा वो डिज़ाइन में देखने में नहीं आ रहा। वो इसलिए नहीं देखने में आ रहा है कि सुविधा संग्रह को आप कितना ले जाएंगे, क्योंकि फाइनली इस धरती की सीमा सीमित है। और ये जो भी आप सुविधाएं यहाँ से लेते हो वो धरती में से ही लोगे, और धरती की सीमा निश्चित है। और सारी मानव जाति यदि अधिकतम उपभोग करेगी तो फाइनली धरती को बीमार होना पड़ेगा, और वो बीमार हो गई है ना। आज ये शंका की जा रही है कि अगले 50 साल में आदमी इस धरती पे बचेगा कि नहीं बचेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। जहाँ 38 डिग्री टेम्परेचर रहता था, आज 45 डिग्री आ रहा है ना। जहाँ मतलब आज शुद्ध हवा, शुद्ध खाना पानी,
शुद्ध पानी अपने आप में कीमती वस्तु बन गई है ना, एक लग्जरियस चीज बन गई। ठीक है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि सुविधा भौतिकवाद भी मानव को निरंतर सुख शांति में नहीं दे पा रहा है, क्योंकि बहुत करोड़पति लोग ऋषिकेश में भटकते दिखाई देते हैं, है ना। तो ये भी दिखाई दे रहा है कि उसमें भी सुख शांति नहीं है। और ईश्वरवाद वाले में भी ये दिखाई दे रहा है कि उसमें भी पूरा सुख शांति नहीं है, क्योंकि फाइनली वो परिवार को छोड़ने की बात हो रही है, परिवार उसमें इग्नोर हो रहा है। और फाइनली मानव तो किसी परिवार में ही जन्मेगा। एक तो ये बात है। दूसरी ये बात है कि दोनों ही विधियों को आप शिक्षा पूर्वक आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि आप अधिकतम भोग की शिक्षा देंगे तो फाइनली आदमी को जो है इस धरती से गायब होना पड़ेगा, है ना। और ये धरती में जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं वो उसका कारण ही। और अगर आप मानव को भक्ति विरक्ति की दोगे तो धरती में मानव जाति भी वैसे भी नहीं बचेगी, क्योंकि फाइनली सब सन्यासी अगर हो जाएंगे तो फाइनली ये मानव जाति पूरी सिस्टम ही खराब हो जाएगा। यहाँ ए नागराज जी ये बोल रहे हैं कि पूरा अस्तित्व समझाया जा सकता है, समझा जा सकता है। उसके लिए ना तो सुविधा की अधिकतम करने की जरूरत है, ना सुविधा को न्यूनतम करने की जरूरत है, ना कुछ पकड़ने की जरूरत है, ना कुछ छोड़ने की जरूरत है, केवल समझने की जरूरत है। इसलिए वो भोग विधि और साधना विधि के बजाय एक अध्ययन विधि को स्थापित कर रहे हैं कि इस पूरे संसार को, पूरे अस्तित्व को समझा जा सकता है और मनुष्य समझ करके सुखी हो सकता है, और ये समझ को शिक्षा पूर्वक स्कूलों में दिया जा सकता है, इसकी वो स्थापना कर रहे हैं। तो इसके तहत हम जो है स्कूलों में मानवीय मूल्यों को लेकर के, मानवीय मूल्य क्या चीज़ होते हैं, मानवीय मूल्यों को शिक्षा में कैसे स्थापित किया जा सके, उसको लेकर के हम शिक्षकों के साथ काम करते हैं। क्योंकि फाइनली मानव, एक शिक्षक जब दूसरे बच्चे के साथ काम कर रहा है तो फाइनली किसी मानव के साथ ही काम कर रहा है ना। और मानव इस प्रकृति का कोई हिस्सा है ना। तो वो मानव को समझेगा तो मानव के मूल्य के बारे में उससे कुछ बात कर पाए। अभी तक हमने जो अभी शिक्षा चल रही है, वो शिक्षा तो मानव को मोटे तौर पे दो तरह की शिक्षा चाहिए होती है। एक को हम ये बोल रहे हैं कि एक उसको स्किल की शिक्षा चाहिए होती है, जीविकोपार्जन, है ना, क्योंकि फाइनली उसको अपने शरीर के लिए तो भौतिक सुविधाएं जुटानी है, अपने परिवार के लिए, अपने शरीर के लिए जुटानी, जीविकोपार्जन के लिए है ना, शिक्षा चाहिए, वो जो शिक्षा चाहिए। तो आजीविका के लिए जो भी शिक्षा चाहिए उसको स्किल एजुकेशन बोलते हैं। तो स्किल एजुकेशन हर समाज में ज़रूरत होती है, और हर समाज में ये अपने हिसाब से बदलती रहती है। आज से 50 साल पहले कंप्यूटर एजुकेशन की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आज है ना। आज से 200 साल पहले अंग्रेजी की स्किल की ज़रूरत नहीं थी, आज है। तो ये सब दिया ही जा सकता है ना, इसको नकारने की ज़रूरत भी नहीं। लेकिन आदमी का एक है आजीविका पक्ष, जिसमें वो अपने लिए भौतिक साधनाएं जुटाता है। लेकिन आदमी का एक दूसरा पक्ष है, वो अपने परिवार के साथ जीता है, वो अपने संबंधों में जीता है ना। तो वो संबंध में शिकायत मुक्त होकर के जी नहीं पा रहा है ना। जैसे में नहीं जी पाता है, स्कूल में मित्र बनते हैं, वहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, सब जगह कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे आदमी पढ़ लिख रहा है ना, वैसे वैसे आप देखेंगे तो समाज में बीमारियां बढ़ रही हैं, है ना। अदालतों में डाइवोर्स के केस बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा। अब तो बिल्कुल, है ना, एक नॉर्मल चीज हो गया है ना। आने वाली पीढ़ी की शादी पे से भरोसा उठ गया है ना। तो ये सब ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक पक्ष में आदमी चांद तक भी पहुंच गया है, लेकिन दूसरे पक्ष में देखेंगे तो आदमी जिसके साथ है उसके मन तक नहीं पहुंच पा रहा है। बिल्कुल, बहुत सही है ना। तो एक तरफ हम जो है भौतिक स्तर पे हम दूरियां लगातार घटा रहे हैं, लेकिन मानसिक स्तर पे देखेंगे हमारी दूरियां लगातार बढ़ रही हैं, बहुत ज्यादा बढ़ रही है ना। आज गांव में उस तरह के संबंध नहीं रहे जैसे एक समय में माने जाते थे, देखे जाते थे, है ना। बुजुर्ग लोग बोलते हैं गाँव में, और मैं भारत भर में घूमता रहता हूँ, और भारत भर में मैं ये सभी गाँव में, ये गाँव शहर जहाँ भी जाता हूँ, और गाँव में एक कॉमन बात सब ये बोलते हैं कि पहले सुविधाएं कम थी लेकिन लोगों के संबंध ठीक थे। बिल्कुल ठीक है। जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ रही हैं संबंध खराब हो रहे हैं। तो ये मामला क्या है? तो मामला ये देखेंगे कि मध्यस्थ दर्शन ये कह रहा है कि पूरी सृष्टि को अगर आप देखेंगे तो पूरी सृष्टि केवल 4 भागों में दिखाई देती है। एक पदार्थ है ना, जिसको हम मिट्टी, पत्थर, हवा, पानी के रूप में देखते हैं। एक फिर प्राण है जिसको हम वनस्पति के रूप में देखते हैं। एक फिर जीव जगत है जिसको हम पशु पक्षियों के संसार के रूप में देखते हैं, और एक मानव है ना। अब इन चारों को अगर आप देखेंगे तो हमने पदार्थ को काफी कुछ समझा। तो जैसे हमने लोहे को समझा, मानव जाति ने किसी को लोहे को समझा, तो वो समझ आज तक नहीं बदली। लोहा की मजबूती को हम समझे
तो लोहे के साथ काम करते हुए हमको परेशानी नहीं होती, क्योंकि हमने लोहे को उसकी प्राकृतिक डिजाइन के अनुसार समझा। ऐसे ही हम जब वनस्पति के साथ काम करने जाते हैं हाँ। तो हमको पता है कौन सा फल खाना है, कौन सा नहीं खाना है, किसको पका के खाना है, किसको कच्चा खाना है, गेहूं कौन से मौसम में उगाना है, धान कौन से मौसम में उगाना है, किसको क्या खाद पानी चाहिए। इसको समझा तो वहां भी हमको परेशानी नहीं है, जितना जितना समझे उतना परेशानी नहीं है। तो ये समझ में आ रहा है कि जिसको प्राकृतिक डिजाइन के रूप में समझा वहां मानव गलती नहीं कर रहा है। तो जैसे एक बार समझा कि जमीन में बीज बोने से फसल होती है, उसके बाद मानव जाति ने फर्श पे और पानी पे नहीं बोया, हाँ, है ना। ऐसे ही जीव जगत में जाएंगे तो उसको भी हमने प्राकृतिक डिजाइन को समझा कि वो प्रकृति में कैसा है। तो गाय जब हमने यहाँ समझ ली तो अब दूसरी जगह जगह गाय को अलग से नहीं समझना, हाँ, है ना। तो हमको पता है दूध के लिए कौन सा जानवर चाहिए, हाँ, सवारी के लिए कौन सा जानवर चाहिए, शेर आ गया तो हमको उसके साथ कैसा संबंध बिठाना है ना। तो ये हमको पता है। क्यों पता है? क्योंकि हमने उसको जितना समझा है उसको प्राकृतिक विधि के अनुसार समझा है, उसका कोई प्राकृतिक नियम समझा है। तो यहाँ मध्य दर्शन में यही बोल रहे हैं कि अगर समझा है तो गलती नहीं होगी। तो एक बार मानव ने शेर को समझ लिया कि ये शेर हिंसक है और ये शेर मानव के साथ पालने लायक चीज नहीं है, तो बहुत अपवाद स्वरूप कहीं कुछ करते हैं और वो भी बहुत अलग ढंग की व्यवस्था है। नहीं तो सामान्यतः आदमी पशु शेर को नहीं पालता है ना, कुत्ता ही पालता है ना, नहीं तो रखवाली के लिए शेर नहीं पाला जा सकता। तो ये समझ में आया कि तीनों को समझा, इसलिए तीनों के साथ वहां मानव झंझट नहीं कर रहा है। लेकिन मानव अभी मानव को नहीं समझा। किसी भी शिक्षा विधि में मानव प्रकृति में कैसा है इसको अभी तक इस पर चर्चा नहीं हुई। तो मानव को जब हम समझने जाते हैं तो अपनी मान्यताओं के अनुसार समझने जाते हैं। मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं उत्तराखंडी हूँ, मैं गुजराती हूँ। तो हम मानव को जब समझने जाते हैं तो हमारे सामने वो मानव प्रकृति में कैसा है ऐसा नहीं समझते हैं, हमारी कुछ मान्यताएं हैं। तो अगर मैं उत्तराखंड का हूँ तो मैं हरियाणा के मामले में मान ही लेता हूँ कि हरियाणा का आदमी जो है कुछ अलग ढंग का होता है ना। तो मैं हरियाणा के मानव को मानव नहीं मानता, मैं हरियाणा को हरियाणवी मानता हूँ और फिर ये मान लेता हूँ कि सारे हरियाणवी ऐसे ही होते हैं, ठीक है। फिर मैं ये मान लेता हूँ कि सारे यूपी के लोग वैसे ही होते हैं, है ना। फिर मैं ये मान लेता हूँ कि सारे मुसलमान ऐसे ही होते हैं, सारे मुसलमान ये मानता है कि सारे हिंदू वैसे ही होते हैं। तो जब भी मैं मानव के साथ कुछ डील करने जाता हूँ तो शंका बनी रहती है, क्योंकि मेरे पास उसका कोई प्राकृतिक स्वरूप नहीं है। तो मध्यस्थ दर्शन मानव के प्राकृतिक स्वरूप को सामने ला रहा है। वो ये बोल रहा है कि मानव का एक प्राकृतिक स्वरूप है, और वो प्राकृतिक स्वरूप क्या है? वो ये है कि वो सुखी रहना चाहता है, सुखपूर्वक जीवन बिताना चाहता है, वो सुखपूर्वक जीना चाहता है ना। वो किसी को दुखी नहीं करना चाहता, वो हमेशा अपने सुख के लिए काम कर रहा है ना। लेकिन वो सुखी हो नहीं पा रहा है क्योंकि उसकी सुख की कोई समझ नहीं, सुख की मान्यता है। जैसे लोहे की उसके पास समझ है, इसलिए वो कितना भी करोड़पति हो जाए वो लोहे की जगह पे सोने का खंभा नहीं लगाए, है ना। कोई कितने ही करोड़पति क्यों ना हो जाए वो दूध के लिए गाय की जगह पे हाथी नहीं पाले, है ना। लेकिन इसलिए मानव की सुखी होने की समझ नहीं अभी उसके पास आ रही है, उसकी कोई प्राकृतिक समझ है, क्योंकि सुख मानव की प्राकृतिक चाहत है ना। अब मध्य दर्शन क्या कह रहा है? दूसरा ये बात बोल रहा है कि अब प्रकृति के डिजाइन को देखते हैं, जैसे पदार्थ को देखते हैं। तो पदार्थ में क्या है? परमाणु लगातार क्रियाशील है। वो क्यों क्रियाशील है? क्योंकि उसको स्टेबल होना है, वो स्टेबल होता है, तो वो स्टेबिलिटी के लिए क्रियाशील है, और वो स्टेबल हो सके ऐसा प्रकृति में व्यवस्था है ना। आदमी जब तक बीच में टांग में, ठीक है, तो जब तक मनुष्य हस्तक्षेप न करे प्रकृति में व्यवस्था है कि परमाणु आपस में मिलेंगे, स्टेबल होंगे, उसकी क्रियाशीलता। इसीलिए प्राण में जाएंगे, वनस्पति में जाएंगे तो उसकी सारी क्रियाशीलता ग्रोथ के लिए है ना, उसको ग्रोथ करना ही है। और इस धरती पे एक बीज पौधा बन सके इसकी धरती पे पूरी व्यवस्था है ना। जंगल हमने नहीं लगाए, ठीक है। एक जानवर जो है, जीव जगत जो है, वो इसलिए क्रियाशील है कि उसको जिंदा रहे, है ना। जिंदा रहने का इतना ही मतलब है अपना खाना पीना का इंतजाम कर सके, है ना। तो वो जिंदा रह सके इसकी भी प्रकृति में पूरी व्यवस्था है ना। इसको ऐसे के समझेंगे जैसे एक हाथी इतना बड़ा जानवर है, क्विंटलों खाता है, एक भी पेड़ लगा नहीं सकता, और जब चलता है तो 10 फुट की रोड बना के चलता है। इसके बावजूद हजारों साल से हाथी जंगल में है और जंगल खत्म नहीं।
यानी पूरी व्यवस्था पूरी व्यवस्था है। प्राकृतिक रूप से विद्यमान। तो परमाणु की प्राकृतिक जो डेस्टिनेशन है, प्राकृतिक चाहना शब्द बोल दें थोड़ी देर के लिए, वो प्राकृतिक रूप से स्टेबल होना चाहता है, उसकी व्यवस्था है। पौधा प्राकृतिक रूप से विकसित होना चाहता है, वो उसकी व्यवस्था है। जीव जंतु जिंदा रहना चाहते हैं, उसकी व्यवस्था है। तो मानव सुखी रहना चाहता है, तो उसकी भी व्यवस्था होगी। उसकी व्यवस्था होगी, क्योंकि प्रकृति अपने आप में पूर्ण दिखाई देती है, बिल्कुल, है ना। तो ये जो प्रकृति की पूर्णता है, मानव इसको अभी नहीं समझा है, तो शिक्षा विधि से इसको समझाया जा सकता है। और क्योंकि एक तो नागराज जी ये बोलते हैं कि मैंने भी 20 साल साधना किया, साधना करके मुझे कुछ समझ में आया, लेकिन सारी मानव जाति जंगल जाके साधना करेगी ये संभव भी नहीं है और व्यवहारिक भी नहीं है। लेकिन सारी मानव जाति क्लासरूम में भी 20 साल लगाती है। एक बच्चा 20-22 साल एजुकेशन में लगाता ही, उससे भी ज्यादा लगाता है 24-25 साल, ठीक है। और एक बच्चा पूरी धरती पे जब हम परमाणु पढ़ाते हैं, परमाणु भी इनविजिबल चीज है ना, लेकिन सारी दुनिया में परमाणु एक ढंग से क्लासरूम में पढ़ाया जाता है। जब वहाँ परमाणु को पढ़ाने जाते हैं तो वहाँ परमाणु को पढ़ाते समय आइंस्टाइन को अगरबत्ती नहीं करनी पड़ती है। हिंदुओं का परमाणु अलग और मुसलमानों का परमाणु अलग, ये नहीं होता है। तो एक बच्चे को हम परमाणु समझा सकते हैं, एक बच्चा मोबाइल जैसी जटिल टेक्नोलॉजी को समझ लेता है, तो एक मानव अपने सुखी होने की भी बात को समझ सकता है, बिल्कुल समझ सकता है ना। इसलिए इसको क्लासरूम में इसी को बोला जा रहा है मानवीय मूल्य, कि मानव सुखी होकर के जी सके, यही उसका मूल्य है। अच्छा, जैसे आजकल बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, हाँ, गवर्नमेंट के, तो आप तो जा रहे हो। हाँ, मैं जगह जगह जा, तो अभी फिलहाल कितनी जगह आप भ्रमण कर रहे हो इस चीज में? मतलब ऐसे तो मैं देश भर में काफ़ी जगह जाता रहता हूँ, पर मुख्यतः अभी गुजरात में मैं 2 स्कूलों के साथ काम कर रहा हूँ। कहाँ पर है? एक तो अहमदाबाद में आनंद निकेतन ग्रुप ऑफ स्कूल हैं, जिनके लगभग पूरे गुजरात और गुजरात से बाहर भी 10-15 स्कूल है, जिनको बड़ा स्कूल बोला जाता है। और उनके डायरेक्टर कमल मंगल जी हैं, चेयरमैन हैं इस ग्रुप के। और कमल मंगल जी शिक्षा के प्रति इतने समर्पित हैं कि वो मतलब 60 से शायद ऊपर की उनकी आयु है, लेकिन आज भी वो दिन में 10 से 12 घंटे पूरी तौर पे शिक्षा के लिए समर्पित हैं। और उन्होंने अपने पूरे शिक्षकों को ये शिविर करवाए हैं और उनको आश्वासन दिया है कि आप जब चाहेंगे, अपने परिवार से चाहेंगे, वो उसको पूरा सपोर्ट करेंगे। अगर उनके शिक्षक समझना चाहते हैं तो संस्थान की तरफ से पूरी छूट है। तो एक तो मैं उनके टीचर्स के साथ काम करता हूँ। दूसरा मैं एक समर्थ डायमंड ग्रुप है, विश्वनगर गुजरात में ही है, तो वहाँ उन लोगों ने गांव में एक स्कूल अडॉप्ट किया है और अभी वो स्कूल उसके साथ हम पिछले 2-3 साल से काम कर रहे हैं। तो मुख्य तौर पे मैं इन 2 स्कूलों के साथ एज ए सलाहकार के रूप में काम कर रहा हूँ। और अभी बाकी अगर जो 1 दिन की 2 दिन की जो वर्कशॉप है वो मैं देश भर में करता ही रहता हूँ। अभी हाल ही में मैं कर्नाटक से होकर के आया हूँ। तो वहाँ कुछ IAS वहाँ पे एक एकेडमी है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट बोलते हैं, जो IAS के लिए जो सिविल सर्विस के लिए सिविल से तैयारी कराती है। तो मैं देखिए मतलब इससे ये समझ में आता है, वहाँ जाकर के मुझे ये समझ में आया कि वो बच्चे कन्नड़ के हैं। अच्छा। और मैं कन्नड़ नहीं जानता। वो हिंदी थोड़ा समझते हैं। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि मानव जाति का सुखी होने की चाहना बिल्कुल प्राकृतिक है, तो जब इस मुद्दे पे बात हुई तो इतने क्वेश्चन उनके खड़े हुए 1.5 घंटे में कि फाइनली उनके डायरेक्टर को बोलना पड़ा कि हम पूरा एक दिन के लिए इसको करेंगे। तो ऐसे मैं देश भर में घूमता रहता हूँ, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। अच्छा, है ना। और यहाँ उत्तराखंड में भी तो शिविर लगाए? उत्तराखंड में भी हम शिविर लगाते रहते हैं। कहाँ लगते हैं? तो एक हमने उत्तरकाशी में हमारे लगातार शिविर होते रहते हैं। अभी 16 से 23 अक्टूबर एक शिविर फिर से है। अच्छा। और इसमें हमारे कितने दिन का है? वो पूरे 7-8 दिन का शिविर होता है। और इसमें जीवन विद्या के हमारे सबसे सीनियर और मेरे बहुत वरिष्ठ साथी हैं सोम त्यागी जी। अच्छा। वो इसको मुख्य तौर पर एड्रेस करेंगे, हम उनकी सहायता करेंगे। तो और अभी यहाँ रायवाला में भी आनंदमय स्कूल में भी हमने एक 5 दिन का शिविर किया था। तो मैं भी आया, उसमें आप भी आए थे। तो ऐसे देश भर में ये शिविर चलते रहते हैं, स्कूलों के साथ काम चल रहा है। और अभी स्कूलों में इस बात की बहुत मतलब हर जगह, सभी जगह माँ बाप से लेके शिक्षक तक सभी ये बोल रहे हैं कि हम बहुत अच्छी फिजिक्स पढ़ा ले रहे हैं,
बहुत अच्छी हम गणित पढ़ा ले रहे हैं, हमारे बच्चे इंजीनियर डॉक्टर भी बन रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसिंग है। कुछ मिसिंग तो है ना? मिसिंग है। मैं जैसे देखता हूँ बच्चों को कि जो आचरण पहले बच्चों का होता था जब हम छोटे थे, हाँ, वो आचरण अब नहीं रहा। अब नहीं रहा है अब ना? वो बड़ों के प्रति उनके मन में कोई सम्मान नहीं है, हाँ, संबंधों में जीना वो भूल चुके हैं, बिल्कुल, हर जगह लड़ाई झगड़े बढ़ रहे वही, हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हाँ, स्कूल स्तर पे ये बचपन से जीवन इसको, विद्या का अगर हाँ, इसको कार्यक्रम चलाया जाए, बिल्कुल, चल भी रहा है, बहुत चल जगह चल रहा है, उनके बेनिफिट उन लोगों को मिल रहे हैं, तो बिल्कुल, क्यों ना हमारे उत्तराखंड में बिल्कुल, है ना? इसको बिल्कुल। मतलब अब स्कूलों में लागू किया जाए। इसी पे नागराज जी बहुत शानदार बात बोलते हैं कि देखो, हमारे पूर्वजों ने कच्चे घर बनाए, हमने उनसे पक्के घर बनाए, यानी घर उनसे बेहतर बनाए। हमने अपने पूर्वजों से बेहतर कपड़े बनाए, हमने अपने पूर्वजों से बेहतर खाने पीने की व्यवस्थाएं बनाई, हमने अपने पूर्वजों से बेहतर तकनीकी साधन बनाए, लेकिन हम अपने पूर्वजों से बेहतर संबंध नहीं बना पाए। वो बिल्कुल वो दिखाई दे रहा है ना? इसका मतलब ये है कि हमारे हमारे इससे पहले जो संबंध थे, वो किसी आस्था की वजह से थे, है ना? उसमें समझ अगर होती तो समझ आगे बढ़ती। जैसे खेती की समझ पहले से आगे बढ़ी, तकनीक की समझ पहले से आगे बढ़ी, संबंध की समझ आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि संबंध किसी मान्यता के तहत चल रहे थे। जब तक वो मान्यताएं ठीक ठाक थी, समाज का काम चल रहा था। जैसे ही खराब मान्यताएं आई, जैसे आप एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि भाई गंगा को हमारे यहाँ माँ मानते हैं, 200 साल पहले भी मानते थे, और लोग गंगा को गंदा नहीं करते थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो गंगा को बहुत गहरे से समझते थे, बिल्कुल मान रखा था। जैसे ही विकास की मान्यता आई, आज ऋषिकेश में रोज आरती होती है, और पूरा ऋषिकेश का सीवर कहाँ जाता है सबको पता, सब गंगा जी में जा रहा है। ठीक है, तो मानने का ये प्रॉब्लम है कि आप अच्छी बात मान सकते हैं, पर आप इसको शिक्षा से नहीं समझा सकते। तो आज कितनी भी आदमी को शिक्षा दे लीजिए, आज गंगा यमुना सबसे ज्यादा गंदी दिल्ली में ही है। नहीं, जो संबंधों में बिगड़ाऊपन आ रहा है ना, हाँ, उसको मैं ये सोचता हूँ कि जो पहले लोग भाई सब लोग इकट्ठे रहते थे और एक साथ रहते थे, छोटे मोटे तो होते थे, लेकिन फिर भी आपस में बड़ा प्यार प्रेम रहता था, और गांव में सामूहिक रूप से हाँ, लोग तो अपनी उसमें खेती बाड़ी करते थे, उससे संबंध स्ट्रांग होते थे। स्ट्रांग होते थे, पर लेकिन अब तो एकदम हाँ, न्यूक्लियर असल में फैमिलीज हो गई हैं। वही, क्योंकि पहले जो संबंध थे, दो वजह से वो संबंध टिके हुए थे। एक तो वो आस्था से टिके हुए थे, खासतौर पर भारतीय समाज में। हाँ, दूसरा जरूरत से, है ना? है ना? हाँ, रामायण महाभारत की बड़ी मान्यताएं थी, गहरी मान्यताएं थी। अच्छा, उस तरह के लोग दिखते भी थे। ठीक है। दूसरी ये थी, क्योंकि फाइनली खेती बाड़ी हो, ये सब हो, ये कोई एक तरीके से भौतिक जरूरतें थी, एक दूसरे की जरूरत, एक दूसरे की जरूरत थी, है ना? उस वजह से भी, इस वजह से भी साथ थे। अभी भौतिक वजह से एक दूसरे के साथ रहने की उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि खाना पीना बाजार में अवेलेबल है, डॉक्टर बाजार में अवेलेबल है, हर सुविधा आज फोन पे अवेलेबल है। तो फिर आप और मैं क्यों साथ में, है ना? तो वो जो अब संबंध, अगर तो विज्ञान ने क्या किया, विज्ञान ने ये तो किया कि जो आस्था को गायब कर दिया, क्योंकि वो तर्क को लाया। ये तर्क अच्छी चीज है, क्योंकि फाइनली आदमी तर्क से आगे बढ़ता है। लेकिन विज्ञान तर्क को तो लाया, लेकिन समझ नहीं लाया। तो आस्था गायब कर दी, समझ आई नहीं, तो आदमी डामाडोल हो जाएगा, है ना? आज हम गंगा को माँ भी मानते हैं, और उसको गंदा करने, उसको साफ करने का भी हमारे पास कोई जुगाड़ नहीं है ना? तो विज्ञान ने क्या किया, तर्क पूर्वक ये तो बता दिया कि गंगा माँ नहीं है, लेकिन समझ पूर्वक ये नहीं बताया कि इसको गंदा क्यों नहीं करना है। ये टॉपिक है बड़ा लंबा और बहुत ही अच्छा है बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे कि हमारा ये क्षेत्र है ऋषिकेश जी, और यहाँ बहुत सारे स्कूल हैं, मैं तो हर स्कूल विजिट भी किया हूँ जी, तो वहाँ के लोग क्या आपसे संपर्क नहीं साध रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ भी इस तरह से बच्चों को? हाँ, अभी थोड़ा एक, जैसे यहाँ पर भारतीय निकेतन एक स्कूल है, हाँ, यहाँ मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं, हाँ, उन लोगों के, उनके बच्चों के साथ, उनके शिक्षकों के साथ मैंने किया है। हाँ, अभी माम्स के टीचर्स, जिस स्कूल में मेरा शिविर था, उसी स्कूल के टीचर्स के साथ एक दिन का प्रोग्राम मैंने किया था। कब किया था? ये कुछ दिन ही पहले किया था। पर हाँ, अभी यहाँ लोगों को उतना मेरे बारे में पता भी नहीं है, इसके बारे में। अच्छा, उसमें उनका भी कोई कसूर नहीं माने जाएगा। बेसिकली 2004 से मैं ज़्यादातर उत्तराखंड के बाहर ज़्यादा बिजी रहा। बिल्कुल, पिछले 2-3-4 साल से ही मैं थोड़ा उत्तराखंड में सक्रिय हुआ हूँ, पर धीरे धीरे हम बढ़ेंगे, है ना? तो मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजेश बोगड़ा जी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हमारे जो ये क्षेत्र है देहरादून वैली का, यहाँ भी बच्चों को उसका लाभ मिले, उसके लिए जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके जो प्रबंधक लोग हैं, वो लोग बोगड़ा जी से संपर्क कर
सकते हैं और ये अपना समय उनके लिए निकाल सकते हैं। तो मैं बोगना जी से कहूँगा कि वे अपना नंबर एक बार यहाँ पे धीरे धीरे बोल लें, जिससे कि अगर कोई चाहे तो वो आपसे संपर्क कर सके। नंबर मेरा है 999 718 7392 999 718 7392। और मित्रों, आज की वार्ता बहुत ही अच्छी रही, क्योंकि मैंने एक दो शिविर में गया हूँ। एक बार मैं उत्तरकाशी गया था और दूसरा यहाँ माँ आनंदमयी मेमोरियल स्कूल में एक हफ्ते का चला था, वहाँ गया था। मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि संबंधों में इंसान जी के खुश हो सकता है, सुखी हो सकता है। और अगर वहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लड़ाई हैं, झगड़े हैं, तो संबंध इससे नहीं हो सकते। और उन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से आज जो है घर परिवार बस नहीं पा रहे हैं, तलाक की बढ़ चुके हैं, घर घर में तलाक घुस चुका है। उसको कंट्रोल करने के लिए जीवन विद्या स्कूल से लागू हो जानी चाहिए। बिल्कुल, है ना जी। अभी दिल्ली में जो हैप्पीनेस करिकुलम लागू हुआ है, हाँ, और पूरे देश से कई राज्यों ने उसको अडॉप्ट भी किया है। उत्तराखंड ने भी उसको आनंदिनी के नाम से अडॉप्ट किया है। तो बेसिकली पूरा हैप्पीनेस करिकुलम का जो मुख्य आधार है वो मध्य दर्शन ही है। मध्य दर्शन। और अभी वो 1 से लेकर 8 तक की क्लासों में सफलतापूर्वक चलता है। गुजरात में जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ भी चलता है, और बच्चों में उसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो हाँ मैंने भी सुना भी है और देखा भी है कि वो बच्चे कितने जो यहाँ पे आते हैं, शिविर में आते हैं, यहाँ पे रहते हैं, वो कितने संस्कारी होते हैं, है ना, और कैसे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं, तो जो कि आज समाज में मिसिंग हो रही है। तो मित्रों, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं अब आज्ञा चाहता हूँ और राजेश बोगना जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे समय दिया और हम लोगों ने यहाँ पे सार्थक बातचीत की। और ये बातचीत हमारे क्षेत्र में आगे बढ़े, फैले और बच्चों को इसका लाभ मिले, मैं यही कामना करता हूँ। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।